हर हर महादेव। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या चाहे तो सोने में गुजार दो। डिसाइड आपको करना है। आप सभी का द जब्स जंक्शन परिवार में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल बैच लेकर के आए हैं, जहां पे बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हैं और आने वाले हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए अंतिम तक। आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज जो हमारा है वो पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? तो उदयन। उदयन जो था वो आपके हर्यक वंश का शासक था। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार को जो है पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और बिंबिसार का बेटा जो था वह था अजातशत्रु। तो इस प्रश्न से रिलेटेड जितने पॉइंट थे उसको हमने देखा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि यहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, है ना। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं है राज्य की सुरक्षा के लिए, यानी कि कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेवार नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए। अब राज्य का सुरक्षा मुख्यमंत्री ना करेगा तो क्या करेगा? तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी रहती है ना। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेवार है? तो आ जाएगा उसमें आपका राज्य के कानून बनाने के लिए, प्रशासन को देखरेख करने के लिए। और यह बात की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 355 में की गई है। अनुच्छेद 355 में। अब इसके आसपास के जो अनुच्छेद है वह है 352, 356 और 360। और ये तीनों अनुच्छेद को जो है आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन सा अनुच्छेद जो है ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्चों से कम, यानी कि जितने भी हमको प्राप्त आय मिलता है और वह आय क्या होगा? तो खर्चा से कम होगा। क्लियर है? तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य समझ गए। अगला क्वेश्चन है, लिंग समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है। लिंग समानता का अधिकार अनुच्छेद 15। और हम बात करें कि मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को? तो 6। कितना दिया गया भाई? तो 6 दिया गया। पहले जो था इसकी संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में जो है 1 को घटा दिया गया और कितना कर दिया गया? 6 कर दिया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी? यानी कि यहाँ पे समझौता पूछ रहा है ना। तो ब्रेटन वुड्स समझौता जो कि 1944 में हुआ था। और इसी समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह है वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है। अगला जो खेती है वह है, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो वह हो जाएगा नागालैंड। झूम खेती क्या होता है? तो एक जगह से दूसरे जगह पे जाकर के खेती करना झूम खेती कहलाता है। और इसको हम लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था? यानी कि 35% रिजर्वेशन जो है हमारी माताएं और बंधुओं के लिए जो है कब दिया गया? तो 2016 में दिया गया। क्लियर है? कब दिया गया? 2016 में। अब बात है बिहार की, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर हम लिंगानुपात की बात करेंगे, लिंगानुपात कितना है? तो 918। कितना है? 918। अब समझ जाइए, आप लोगों को नौकरी लेना बहुत जरूरी है। 1000 लड़का पे 918 वो लड़की है, बाकी का कहाँ जाएगा? इसलिए जल्दी हमारे साथ बने रहिए और तैयारी करते रहिए। लिंगानुपात 918। अगर हम शिक्षित की बात करेंगे कि शिक्षा दर कितना है, तो आ जाएगा 61.80। अगर घनत्व की बात करेंगे, घनत्व कितना है? तो आ जाएगा 1106।
1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? पटना हो जाएगा। 2 नंबर पे पूर्वी चंपारण हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है बिहार का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान कौन है? तो वह है फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार। फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया बिहार का सर्वोच्च। अगर पूछ दे कभी प्रश्न कि कालिदास पुरस्कार को किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है, वह है सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार, ठीक है। यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला के द्वारा दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में कब हुआ था भाई? तो 31 जुलाई 1880 का हुआ था। 31 जुलाई 1880 का हुआ था। अब अगर हम जाति की बात करेंगे, बिहार में जाति हमेशा बना हुआ रहता है, तो आइए भाई इनका जातियों को देख लेते हैं। तो प्रेमचंद्र किस जाति से थे? तो वे थे कायस्थ जाति के थे, यानी कि लाला जी थे, श्रीवास्तव जी थे, है ना। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह है अवतल दर्पण। कितना बोलेगा सर आप भी आज बनवा के आए हैं, तो क्या आप अवतल दर्पण का प्रयोग किए हैं? तो बिल्कुल अवतल दर्पण का ही प्रयोग करके हम आए हैं। उसके बाद अवतल दर्पण का प्रयोग और कहाँ पे होता है? तो टॉर्च में जो है इसका प्रयोग होता है। उसके बाद जो है इसका प्रयोग गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसमें होता है, ठीक है। तो आइए अगला जो प्रश्न है वह है ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं, यानी कि वह कौन सी तरंग है जो ठोस में चल सकती है? तो वह हो जाएगा अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ, यानी कि दोनों तरंगे जो है ठोस में चल सकती है। अगर हम अनुदैर्ध्य की तरंग की बात करेंगे तो यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है। और अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे तो यह आपको श्रृंगी और गर्ज के रूप में जो है गमन करती है। अब श्रृंगी गर्ज क्या होता है? तो जैसे मान के चलिए ये हो गया, ठीक है। तो श्रृंगी में जो है इस तरह से जो डायग्राम इसका बनेगा, तो ये जो हो जाएगा श्रृंगी। क्या हो जाएगा? श्रृंगी, ठीक है। और नीचे वाला जो होगा गर्ज। और यह गर्ज हम लोग कहां पे पढ़ते हैं? नदी तंत्र में पढ़ते हैं। क्लियर है। उसका वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। यानी कि आवर्धन का मान 1 से कम होता है, वह कौन सा लेंस कहलाता है? तो अभी हो जाएगा आपका अवतल लेंस। कौन हो जाएगा भाई? अवतल लेंस। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। भाई है इतना एक कहावत सुने हैं ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही वाला बात है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। क्लियर है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा वह है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स का तो वेबर हो गया, अगर चुंबकीय क्षेत्र दे दे तो क्षेत्र का दे देगा तो वह हो जाएगा टेस्ला, यानी कि फ्लक्स वेबर और क्षेत्र टेस्ला। क्लियर है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वह है बर्न है। बर्न क्या है? तो क्षेत्रफल की इकाई है। क्या है भाई? क्षेत्रफल की इकाई है। एक बर्न बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -28 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 10 के पावर -28 मीटर स्क्वायर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है विद्युत धारिता का मात्रक, यानी कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या है भाई? तो फैराड। क्या है भाई? फैराड। और जब विद्युत धारिता का मात्रक फैराड है तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो वह हो जाएगा आपको कूलम्ब, यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब और विद्युत धारिता का मात्रक फैराड। क्लियर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कपास का पैदावार अच्छी होती है, तो वह हो जाएगा काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या इसी को कपासी मिट्टी कहते हैं। और आपको पता है कि मिट्टी भारत में जो है 8 प्रकार की होती है, ठीक है। और काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है भाई? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के द्वारा यानी कि बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। क्लियर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक का स्थापना 1973। याद रखिए और बने रहिए हमारे साथ।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, तो वह हो जाएगा जिम कॉर्बेट। कौन हो जाएगा? जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुआ था तब जो है इसका नाम हेली था, लेकिन 1957 में जो है इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। अगर उसके बाद 2021 में जो है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा इसका नाम बदल के रामगंगा करने की बात कही गई थी। क्लियर है? तो ये चीज हो गया। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? तो नागार्जुन सागर। कौन है भाई? नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहां पे है भाई? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद समुद्र की गहराई मालूम की जा सकती है फायदोमीटर से। किससे की जा सकती है? फायदोमीटर से। और समुद्र में कोई सामान खो गया तो उसको किससे पता करेंगे? तो सोनार से करेंगे। किससे करेंगे? सोनार से करेंगे। सोनार से करेंगे। ठीक है। अब सोनार वो वाला सोनार नहीं है क्या छोटका छेनी हथौड़ी लेके उसको कूट रहा है, वो वाला नहीं। यहाँ पे सोनार क्या है? एक यंत्र है। क्या भाई? यंत्र है ना। तो कितना समझेगा? ओ सोनार, यानी कि किसी का समुद्र में जो है कोई सामान खोएगा, वो अपने वो सोनार दोस्त के पकड़ लेके चल जाएगा, चलो भाई खोजो अब इसमें, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो समुद्र की गहराई मालूम की जा सकती है फायदोमीटर से। और एक और बात, हम जब प्रश्न पढ़ रहे हैं उससे पहले आप अपना जवाब देने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको यह प्रश्न की जानकारी थी या नहीं थी। क्लियर है? तो बने रहिए। और हमारे साथ अगला प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दाभोल महाराष्ट्र में है। निजी क्षेत्र में कह रहा है सबसे बड़ी विद्युत परियोजना दाभोल महाराष्ट्र में है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है? तो वह हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों की विशेषता क्या है भाई? तो यहाँ पे जो है 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर माने मिनिमम जो टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है, वह रहता है 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और यहाँ पे वर्षा जो है कम से कम 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो लंबा लंबा एकदम 50 मीटर का पेड़ होता है। कितना मीटर का भाई? 50 मीटर का पेड़ होता है। ठीक है। तो यह हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट कार्बन। शुष्क सेल क्या होता है भाई? सेल मतलब क्या होता है? बैटरी। और शुष्क मतलब सूखा, यानी कि सूखा बैटरी का जो है एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है ना। जैसे आपके मोबाइल में जो यूज होता है क्या है? सूखा बैटरी है, इसमें पानी नहीं डाल, इसमें पानी का प्रयोग नहीं होता है। अब ऐसा ना कि बैटरी बोल दिया मोबाइल में पानी डाल देना, डाल के देखना एक बार क्या होता है ना। तो शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट कार्बन में होता है। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर। ठीक है। उसके बाद आप लोग हमेशा साइकिल चलाते हैं, क्या आपको पता है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया? बस बैठ गए चल दिया। अब तो कोनो लड़का साइकिल चलाना भी नहीं चाहता है, सबको चाहिए मोटरसाइकिल। भाई नौकरियां लो, बिहार पुलिस बनो, तब जाकर तब ना दहेज मिलेगा मोटरसाइकिल। साइकिल का आविष्कार अभी साइकिल से काम चलाओ, जब नौकरी हो जाएगा तब बताएंगे मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था। तो साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन ने किया। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन। उसके बाद डायनेमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फराडे ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फराडे ने किया था। उसके बाद कार्बन पेपर का जो आविष्कार किसने किया था? राल्फ वेजवुड ने किया था। राल्फ वेजवुड कार्बन कॉपी का जो है आविष्कार किया था, है ना। कार्बन पेपर का आविष्कार किया था। उसके बाद डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल। लेकर नमूए था डीजल, है ना, अपने नमूए पर खोज दिया, तो इसका नाम क्या था? रुडोल्फ डीजल। डीजल का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल। क्लियर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg। अब यह जो है कभी बढ़ता है कभी घटता है ना। आपका जो है मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, है ना। अब उधर से गिफ्ट मांग दिया जाएगा तो आपका बीपी कम हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं रक्त का। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है भाई? 7.4। और सामान्य मनुष्य में जो है
5 से 6 लीटर रक्त होता है, और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो है आधा लीटर रक्त ज्यादा होता है। काहे? तो महिला जो है आधा लीटर रक्त तो पुरुष का ऐसे ही चूस लेती है, बात से केवल बोल के, है ना, इसलिए आधा लीटर उसमें ज्यादा होता है। तो रक्त उसका पीएच मान कितना हो गया? 7.4। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? तो यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा भाई? फिरोज शाह तुगलक। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह जो है अपने बख्तियार काकी के याद में जो है बनवाना शुरू किया, तब तक ऊपर वाले उस पर ध्यान दिए और वह लटक गया। ठीक है, अब आधा अधूरा काम फंसा था, तो अब उसका जो है निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद इल्तुतमिश और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार का जो है निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इसका पूरा काम करवाया इल्तुतमिश, और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और जो इल्तुतमिश था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति और दामाद दोनों था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी से ब्याह कर लिया था। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? कहा जाता है ना कि 100 हत्या बाघ मारा जाता है, तो यह जो थे मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये बहुत बड़े संत थे, लेकिन इनके भी तो कोई गुरु थे भाई। तो गुरु कौन थे? तो ख्वाजा उस्मान हुरानी। कौन था भाई? ख्वाजा उस्मान हुरानी। क्लियर है? अगला जो हमारा प्रश्न है वह है किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो वह हो जाएगा 1854 में। किसके द्वारा? तो कावासाजी डाबर के द्वारा, यानी कि डाबर जी के द्वारा जो है 1854 में पहला मिल खोला गया, है ना, भारतीय मिल। लेकिन इससे पहले भी एक बार मिल खोलने का प्रयास कर दिया गया था। वह कब किया गया था? तो 1818 में। 1818 में कहां पे? तो दीदी के घर, यानी कि पश्चिम बंगाल में किया गया था, लेकिन यह असफल रहा। तो इससे जो है सीख लेते हुए, सुधार करते हुए 1854 में यहाँ पे मुंबई में खोल दिया गया। क्लियर है? अगला जो प्रश्न है वह है चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया। और एक और प्रश्न बनता है यहाँ पे कि जो चीन का तिब्बत नीति था, इसका समर्थन भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो वे 1954 में जो है, 1954 से तो आप समझ ही गए होंगे कौन थे। तो 1954 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसका समर्थन, चीन का समर्थन किया था तिब्बत नीति का। और 1959 में जो है ये कब्जा कर लिया, हथिया लिया उसको। ठीक है, उसके बाद भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? यानी कि किस अवसर पे, किस त्योहार के अवसर पे जो है प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती यानी कि युवा दिवस मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, याद हुआ होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने द जब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। इतना तो आपका हक बनता है, फर्ज बनता है करने का। कर दीजिए ना, है, करिए।